नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार के पूर्णिया जिले का दौरा करेंगे, जहां वे 36 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा भी और उद्घाटन भी करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना भी की जाएगी। साथ ही रेलवे लाइन और नई ट्रेन का शुभारंभ किया जाएगा। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा क्षेत्र के विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन इस यात्रा का मुख्य आकर्षक होगा। साथ ही साथ कोलकाता के बाद यह पूर्वी भारत और बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। 2800 मीटर लंबा रनवे बड़े विमानों जैसा एयरबेस और बोइंग के संचालन के लिए उपयुक्त है और जो क्षेत्र में हवाई यातायात को सुगम बनाएगा। 4000 वर्ग मीटर में फैला टर्मिनल भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और इसे अगले 40 वर्षों तक बढ़ते यातायात को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। यह हवाई अड्डा न सिर्फ पूर्णिया बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए भी कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगा, जिससे व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए नए अवसर पैदा होंगे। मोहम्मद दानिश ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन पे जुड़ गया है। मोहम्मद दानिश, जानना चाहेंगे आपसे कि पूर्णिया के दौरे पर रहेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ खास कार्यक्रम रहेगा आज का? जी नहीं, देखिए आज बिहार में पीएम मोदी का दौरा है और साथ ही आज जो है सीमांचल के लिए बहुत खास अहम दिन भी माना जा रहा है, क्योंकि इसमें जो आज पीएम मोदी जो है लगभग 36,000 करोड़ के लागत से जो है योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसमें पूर्णिया एयरपोर्ट का आज वो उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ कटिहार में जो रेल मंडल में 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद जो है अररिया गलगलिया नई रेल लाइन का शुभारंभ करेंगे। ये ट्रेन शुरू होने से जो है भारत और नेपाल के संबंध में और मजबूती आएगी। जोगबनी से दानापुर के लिए वंदे भारत ट्रेन को जो है हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही साथ बिजली और ऊर्जा योजनाओं में भी जो है 2400 मेगावाट के प्रीपेसिव थर्मल पावर प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास करेंगे। नदी और जल के लिए भी जो है कोसी मेची अंतर्गत राज्य नदी लिंक योजनाओं फेज 1 का शिलान्यास करेंगे। तो इसके साथ साथ जो है दरभंगा, कटिहार, भागलपुर जिला में जो है आपूर्ति परियोजना का घोषणा करेंगे। और साथ ही सबसे अहम इसमें जो योजना है उसमें राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का स्थापना, जिसमें बड़े बाजार से संसाधन मिलेगा, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है इसमें और एक और योजना है जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लगभग 39,000 लोगों को घरों की चाबी भी सौंपी जाएगी। जो मखाना बोर्ड की बात है तो लगभग जो है 80% मखाना जो है वो बिहार से ही जाती है। तो ये बोर्ड की स्थापना से जो है कहीं ना कहीं मखाना से जो भी लोग जुड़े हुए हैं और जो बिहार के लोग करते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। साथ ही आज पीएम मोदी जो आएंगे, इसमें जो है लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 2 से 3 लाख लोगों के पहुंचने की वहां पर व्यवस्था की गई है। साथ ही जो जितने भी बड़े चेहरे हैं एनडीए के, वो सभी जो है मंच पर उपलब्ध रहेंगे। शुक्रिया आपका दानिश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें आपको, आज प्रधानमंत्री का बिहार का दौरा है। पूर्णिया दौरे पर रहेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई उद्घाटन, कई शिलान्यास करेंगे और साथ ही साथ बता दें आपको कि जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 36,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे आज प्रधानमंत्री मोदी। ऐसे में पीएम रेलवे लाइन और नई ट्रेनों का शुभारंभ भी इस खास यात्रा के दौरान किया जाएगा। तो आज का खास कार्यक्रम बिहार विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण कहा जा रहा है। खबर मुंबई से है, जहां पर सुबह 11 बजे राजभवन में आचार्य देवव्रत महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के तौर पर शपथ लेंगे। बता दें कि सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आचार्य देवव्रत वर्तमान समय में गुजरात राज्यपाल की कुर्सी भी संभाल रहे हैं। बता दें कि राधाकृष्णन के इस्तीफे के बाद राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बता दें आचार्य देवव्रत जो हैं वो महाराष्ट्र के नए राज्यपाल होंगे। और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं सरबजीत सोनी, हमारे संवाददाता। सरबजीत, क्या जानकारी है आपके पास?
जी, महाराष्ट्र के नए राज्यपाल हैं, वो मुंबई पहुंच चुके हैं। कल कल गुजरात से मुंबई पहुंचे थे। आज 11 बजे राजभवन में उनका शपथ ग्रहण होगा। हालांकि जिस तरह से जब सीपी राधाकृष्णन के बाद अब इनका राज्यपाल के पद का सौंपा गया है। हालांकि गुजरात के बाद महाराष्ट्र का भी पदभार संभालेंगे। इसके पहले हरियाणा के भी जो वहाँ पे राज्यपाल रह चुके हैं, और इसको देखते हुए उनका स्वागत किया गया। महाराष्ट्र के आज 11 बजे उनका जो है शपथ ग्रहण होगा, जिसमें महाराष्ट्र के दोनों डेप्यूटी सीएम और महाराष्ट्र के डीजीपी और कई वरिष्ठ जो नेता है वहाँ पे मौजूद रहेंगे। हालांकि शपथ ग्रहण 11 बजे होगा, जिसके लेकर तैयारियां पूरी तरह से की जा चुकी हैं। जी आप बने रहिए हमारे साथ सरबजीत, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल इस खबर के ऊपर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें आपको कि आचार्य देवव्रत आज महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर भी शपथ लेंगे। दरअसल अगली खबर का रुख करते हैं, मुंबई में लगातार बारिश हो रही है और इस दौरान मोनो रेल अचानक खराब होने को लेकर चैम्बर में रुक गई है। इसके बाद मोनो रेल में सवार 17 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अधिकारियों के अनुसार तकनीकी खराबी के चलते ये घटना हुई है। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद मोनो रेल जो है सेवा दोबारा शुरू की जाएगी। यात्रियों को सुबह 7:45 पर सुरक्षित निकाला लिया गया है। फिलहाल मोनो रेल सेवाओं पर आंशिक रूप से प्रभाव पड़ा। अधिकारियों ने जल्द ही सेवाओं को सामान्य कर दिए जाने की बात भी कही है। तो मुंबई में बारिश लगातार हो रही है। मोनो रेल से बाहर निकाले गए हैं 17 यात्री। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सरबजीत सोनी, हमारे संवाददाता। सरबजीत, अभी फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? जिस तरह से लगातार देर रात से बारिश हो रही है, बारिश को लेकर भी मोनो रेल पर काफी असर पड़ा है, जिसमें तकनीकी खराबी की वजह से चैम्बर में ही मोनो रेल रुक गया था, जिसकी वजह से 17 यात्री को निकाला गया। फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से निकाला गया। हालांकि जो मोनो रेल के जो सुरक्षाकर्मी है वो भी वहाँ पे मौजूद थे। 17 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल कर जीटीबी जो स्टेशन है वहाँ पे पहुंचाया गया है। तकनीकी खराबी होने के कारण ये घटना घटी है। इसके पहले भी जो है मोनो रेल कई बार ऐसा बंद हो चुका है, जिसमें तकनीकी ओवरलोड होने के बताया गया था, जिसमें 2 लोगों को सस्पेंड भी किया गया था। आज फिर से जो मोनो रेल वापस जो है रुकने के कारण 17 लोगों के यात्री जो फंसे थे उनको निकाला गया है, सुरक्षित उनको वहां पे भेज भी गया है। लेकिन कुछ घंटों के बाद फिर से मोनो रेल सुविधा जो है वापस शुरू कर दी गई है, ऐसी जानकारी दी गई है। शुक्रिया सरबजीत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। विधानसभा चुनाव 2027 में हैट्रिक बनाने की जिम्मेदारी संगठन ने युवा चेहरों को सौंपी है और लंबे मंथन के बाद संतुलन के साथ भाजपा की नई टीम घोषित की गई है। बता दें कि इसमें पहाड़ मैदान में संतुलन के साथ ही सांसदों की हिस्सेदारी भी नजर आई है। लगातार 2 बार सत्ता पर काबिज रहने वाली भाजपा के लिए अब तीसरे विधानसभा चुनाव की चुनौती भी सामने खड़ी है। युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व के साथ ही संगठन ने इस बार नई टीम के चुनाव में लंबा मंथन किया है। हैट्रिक लगाने के लिए सभी समीकरणों को साधते हुए पदाधिकारियों का चयन किया गया है। कई पुराने चेहरों पर संगठन ने लगातार भरोसा बनाकर रखा हुआ है। ऐसे में कई चेहरे भी लाए गए हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर संगठन से जुड़े हुए थे। सांसदों के करीबियों के नाम इस सूची में शामिल होने से भी तय हो गया है कि उनकी भागीदारी भी इस सूची में शामिल है। उनके करीबियों को अहम पदों पर मौका दिया गया है। वहीं संगठन में पहली बार महिला महामंत्री के पद पर दीप्ति रावत को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही बता दें आपको कि 2 मंत्री और 2 उपाध्यक्षों के जो पद है उसमें महिला नेताओं को मौका दिया गया है। उम्र के लिहाज से देखें तो ज्यादातर पदाधिकारी 40 से 50 के बीच के हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि युवा, महिला और अनुभवी पदाधिकारियों की टीम मिशन 2027 को फतेह करेगी। तो बता दें आपको कि दरअसल जो खबर है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी है पूरे तैयारियों में है और युवा जोश को तैयार करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है और सांसदों के करीबियों के नाम भी इसमें शामिल हैं। टीम में बनाया गया संतुलन और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं सतीश कोठारी, हमारे संवाददाता। सतीश, जानना चाहेंगे आपसे कि युवा चेहरों को इसमें शामिल किया गया है, भरोसा किया गया है, टीम का गठन किया गया है, क्या जिम्मेदारी इनकी होगी, कैसे ये टीम काम करेगी, विस्तार से बताएं।
सतीश, आवाज मिल पा रही है आपको? जी 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 जी। भाजपा की नई टीम गठित हुई है, युवा चेहरों पर भरोसा किया गया है, एक टीम बनाई गई है। संतुलन कैसे बनाया जाएगा, क्या काम करेगी ये टीम? देखिए, मैं बात करूँ तो भाजपा जो है 2027 को लेके चल रही है। 2027 में जिस तरीके से ये भाजपा का लक्ष्य है कि तीसरी बार सरकार बनानी है, तो उसको लेकर जिस तरीके से भाजपा लगातार पे काम कर रही है, लगातार जिस तरीके से जनता के बीच जा रही है, तो वो देख के चल रही है भाजपा। भाजपा का उद्देश्य 2027 है, क्योंकि भाजपा का उद्देश्य ये नए चेहरों को, अभी देखा होगा, अभी इसमें जब तिरस्ती पंचायत चुनाव हुए, उसमें भी जब महानगर के चुनाव हुए, उसमें भी जितना हो सके युवाओं को मौका दिया गया है और युवाओं के दाव खेल रही है भाजपा, क्योंकि अब युवाओं को मौका देना भाजपा की प्राथमिकता है कि युवाओं को जितना आगे बढ़ाएंगे तो उससे फायदा होगा। कि लगातार युवाओं को लेकर इस तरीके से भाजपा कोशिश कर रही है कि युवा जितना हो सके उतना आगे बढ़े और नए नए चेहरों को लाने की बात करती है युवा। तो इससे हाँ, कुछ ऐसे हैं कि जो पुराने भी थे, जिनको कि आगे दोबारा दायित्व, जैसे मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान है, जैसे आदित्य पौधारी है, फिर केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल है, उनको भी दोबारा मौका दिया गया है। लेकिन युवाओं को खास करके मौका दिया गया है कि 2027 में जो है आगे बढ़े। जी, शुक्रिया आपका सतीश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अगली खबर का हम रुख करते हैं। दरअसल बता रहे हैं कि नेपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अंतरिम सरकार के प्रमुख मंत्रियों के नाम तय किए गए हैं और बताया भी जा रहा है कि जिस तरह से 4 नाम राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को भेजे गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह आज संभव है। ओम प्रकाश आर्यल को गृह मंत्री बनाया जा सकता है, रामेश्वर खनाल को वित्त मंत्री बनाया जा सकता है। सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली नेपाल की अंतरिम सरकार के प्रमुख मंत्रियों के नाम फाइनल हो गए हैं। माना जा रहा है कि आज 4 महत्वपूर्ण नाम राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को भेजे गए हैं, जिसमें ओम प्रकाश आर्यल को गृह मंत्री, रामेश्वर खनाल को वित्त मंत्री, कुलमान सिंह को ऊर्जा मंत्री और बालानंद शर्मा को रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त करने की तैयारी चल रही है। शपथ ग्रहण समारोह आज संभव है, आज हो सकता है, क्योंकि मंत्रियों के नाम फाइनल हो चुके हैं और ओम प्रकाश आर्यल को गृह मंत्री बनाया जा सकता है, जबकि 4 नाम इसमें पूरी तरह से तय हो गए हैं। रामेश्वर खनाल को वित्त मंत्री यानी कि वित्त विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मंत्रियों के नाम भी तय हैं। बता दें कि अंतरिम सरकार के प्रमुख मंत्रियों को इसमें शामिल किया जा सकता है। भारत नेपाल सीमा पर हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। बता दें आपको, जो फिलहाल स्थिति बनी हुई थी, जेनजी का जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ उसने उग्र रूप ले लिया और अब जो हालात है वो सुधर रहे हैं। कड़ी जांच के बाद सभी को भेजा गया है और नागरिक और मालवाहक वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है। बता दें कि भारत नेपाल 5 दिन तक ठप रहा और ऐसे में नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन के बाद भारत नेपाल सीमा पर हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं। सेल रुपई डीरा बॉर्डर शनिवार सुबह 10 बजे
खोल दिया गया। इससे दोनों देशों के नागरिकों और मालवाहक वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है। कड़ी जांच के बाद सभी को आगे भेजा जा रहा है। सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। इस बीच आईसीपी के पास लैंड पोर्ट में लगी ट्रकों की कतार भी करीब समाप्त हो गई है। नेपाल में उपद्रव और बॉर्डर सील होने के कारण भारत नेपाल व्यापार 5 दिन तक ठप रहा। इस दौरान भारत के निर्यातकों का करीब 22 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्रभावित हुआ है। साथ ही बता दें कि लैंड पोर्ट प्रशासन को भी 12 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। बहराइच से रिजवान ज्यादा जानकारी के साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रिजवान, अब आवागमन पूरी तरह से शुरू हो गया भारत नेपाल के बीच में, क्या जानकारी है आपके पास रिजवान? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से नेपाल में हिंसा हुई और सत्ता पलट हुआ, उसके बाद लगातार तमाम जो नेपाल कटे सीमावर्ती है, वहाँ उत्तर प्रदेश के 7 है जो ऐसे जनपद है जो नेपाल से कटे जनपद है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस पर काफी एक असर पड़ा था। तमाम जो है उस पर सख्ती कर दी गई थी, सुरक्षा के तमाम इंतजाम भी कर दिए गए थे, यानी आवागमन पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बाधित था। जो हम अगर बात करें कि रोजगार को लेकर, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से समय बीतता गया, उसके बाद जो स्थिति है धीरे धीरे समान होती गई। लेकिन हाँ, हालांकि फिलहाल अब जो है स्थिति पूरी तरीके से कहीं ना कहीं समान है और जो आवागमन है वो पूरी तरीके से चल रहा है। जी, शुक्रिया आपका रिजवान, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। वक्फ संशोधन एक्ट मामले में अंतरिम राहत के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट आज अहम फैसला सुनाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तय होगा कि क्या इस कानून के अमल पर रोक लगेगी या नहीं। कोर्ट में इसके विरोध में याचिकाकर्ताओं की दलील है कि वक्फ कानून मुसलमानों से भेदभाव करने वाला है, उनके धार्मिक मामलों में दखल है। और वही सरकार का कहना है कि सैकड़ों साल पुराने वक्फ कानून की खामी को दूर करने के लिए सरकार ये कानून लाई है। इस कानून को व्यापक विचार विमर्श और साथ ही सदन में चर्चा के बाद पास किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट आज 3 प्रमुख मुद्दों पर अपना अंतरिम आदेश सुनाएगा, जिसमें अदालतों द्वारा वक्फ उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ या विलेख द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने की शक्ति शामिल है। ये बिंदु वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई जो है इसके दौरान सामने आए थे। और प्रधान न्यायाधीश PR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने वक्फ मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही 22 मई को इन मुद्दों पर अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया था। तो 3 प्रमुख मुद्दों पर अपना अंतरिम फैसला सुनाएगा आज कोर्ट। और साथ ही वक्फ कानून के अमल पर क्या रोक लगेगी, एक बड़ा सवाल है। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं विवेक सिंह चंदेल, हमारे संवाददाता। विवेक, क्या जानकारी है आपके पास, क्या कुछ रह सकता है आज कोर्ट के दौरान? बिल्कुल, एक चीज बहुत स्पष्ट है कि जो वक्फ जो अधिनियम 2025 है उसको चुनौती दी गई है। उस पर जो 22 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, उसमें आज जो फैसला आएगा वो अंतरिम आदेश होगा। जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से चुनौती दी गई उसमें 3 बिंदुओं के ऊपर सुप्रीम कोर्ट एक अंतरिम अपना फैसला देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के दौरान ही स्पष्ट कर दिया कि क्योंकि यह जो अधिनियम है वो लागू हो चुका है, राष्ट्रपति ने इसमें मुहर लगा दी है। ऐसे में अगर इस पूरे विधेयक पर कानून पर रोक लगानी होगी तो उसके लिए बहुत ठोस आधार की जरूरत होगी। हालांकि इसके बाद याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये दलील दी गई कि इस मामले में कम से कम 3 ऐसे पहलू हैं जिसके ऊपर उनको राहत दी जा सकती है। जैसे उनका ये कहना था कि जो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जो इस अमेंडमेंट में एक प्रावधान ये रखा गया है कि अगर कोई मामला वक्फ अधिनियम के तहत आता है और कलेक्टर उसकी जांच शुरू कर देता है, तो जो कानून है वो ये कहता है कि उस पर जो वक्फ का अधिकार नहीं रहेगा। इसके ऊपर अंतरिम रोक लगाने की जरूरत है। दूसरी बात कि जो स्टेट्स और सेंटर में वक्फ हैं उनमें जो गैर मुस्लिमों को भी उसमें सदस्य बनाने की बात कही गई है, उस पर अंतरिम रोक लगाई जाए। तीसरा कि जो वक्फ को डिनोटिफाई करने वाली बात,
कि अगर कोई व्यक्ति ने अपना जो प्रॉपर्टी है वक्फ के नाम कर दिया है और कोर्ट के द्वारा उसको सर्टिफाई भी कर दिया गया, बावजूद इसके अगर वो वैध दस्तावेज नहीं दे पाता तो वो जो संपत्ति है वापस वो ले ली जाएगी या वो सरकार के पास चली जाएगी। तो ये 3 ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं। इसके अलावा भी कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई ऐसे सवाल उठाए थे जिनके ऊपर अपना अंतरिम आदेश दे सकता है, लेकिन जो ये 3 मुद्दे हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि क्योंकि ये कानून बन चुका है, इस कानून पर हम ऐसे रोक नहीं लगा सकते। लेकिन कुछ राहत की बात जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से की गई थी, उस राहत को देखते हुए उन्होंने सिर्फ अंतरिम रोक लगाई थी। अंतरिम रोक लगाने पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और जो 21 याचिकाएं इसके साथ कई आईए भी दाखिल की गई हैं, उन पर जो है वो सुनवाई लगातार जारी रहेगी। लेकिन जो ये अंतरिम आदेश दिया जाएगा, इस अंतरिम आदेश से कुछ चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि जो कानून है उस कानून में जो प्रावधान दिए गए हैं उसके तहत जो मुस्लिम पक्ष है उसका ये कहना है कि इससे जो उनके प्रॉपर्टीज है उन प्रॉपर्टीज पर सरकार कब्जा करना चाहती है। और जो बीजेपी शासित राज्य हैं उन्होंने इस कानून का समर्थन किया है, जबकि अवैसी और ऐसे तमाम केरल के स्टूडेंट्स यूनियन और कुछ एनजीओज हैं उनकी तरफ से बार बार ये कहा गया कि क्योंकि ये वक्त की जो स्थिति है वो मुसलमानों के लिए थी, ऐसे में अगर उनके ऊपर कोई कानून लाकर या उनको डीनोटिफाई करके या उनकी संस्थाओं में गैर मुस्लिमों को शामिल करके जो उनके हक है उनको छीना जा सकता है, जो उनकी प्रॉपर्टी उनको दी जा सकती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जब तक इस मामले पर कोई अंतिम निर्णय नहीं दे देता तब तक उनको अंतरिम राहत के तौर पर इन पे रोक लगाई जाए। तो आज सुप्रीम कोर्ट जब अपना फैसला देगा तो ये तय करेगा कि ये अंतरिम रोक जो उनकी मांगे हैं उस पर लगाई जाए या नहीं, क्योंकि अंतिम फैसला तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामले की अंतिम सुनवाई हो जाएगी तभी तय होगा और ये तब तक कानून लागू रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अगली खबर का रुख करते हैं। बहराइच के फखरपुर और केसरगंज थाना क्षेत्र में पिछले 1 सप्ताह से लगातार अज्ञात जंगली जानवरों के द्वारा ग्रामीणों पर हमला किया जा रहा है। जंगली जानवरों के हमले में अब तक 2 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 महिला एवं 1 पुरुष समेत 3 लोग घायल हो चुके हैं। पिछले वर्ष जिले का महसी तहसील इसी तरह जंगली जानवरों के हमले में चर्चा का विषय बना हुआ था। अब इस वर्ष केसरगंज तहसील क्षेत्र में हो रही जंगली जानवरों के हमले ने लोगों की नींद उड़ा दी है। हम लोग को ड्रोन्स के द्वारा, थर्मल ड्रोन्स के द्वारा हुए पूरा स्कैनिंग भी किया। इसमें हमको कोई निशान नहीं मिला, बट इस गांव में सुबह 10:30 बजे का एक उल्फ का उन्होंने फ़ोटो वीडियो खींचा, वो हमको शेयर किया हुआ। एंड इधर भी हम लोग पकमार्क फुटप्रिंट का देखा, इस बार क्लियर नहीं है वो, परंतु हमको उसको घायल मामला सर यहाँ भेड़िया का बहुत है। क्या भेड़िया का? भेड़िया के डर से लोग बहुत परेशान हैं और रोज़ घटना होती है, 2-2, 3-3 घटना रोज़ होती हैं। आज भी एक घटना हुआ है केसरवा गांव में, जो एक जो है 60 साल की बुढ़ी थी जिसे काट लिए हैं और उसको अस्पताल में ले गए। आज ये नहीं पता वो जिंदा है या मर गई है। और इससे पहले भी भेड़िया का हमला हुआ है? इससे पहले 9 तारीख से शुरुआत हुआ है, तब से सर आज तक भेड़िया का जो है डिपार्ट चल रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।